अगला आता है कि ऑफलाइन सीखे या ऑनलाइन सीखे, कौन सा बेस्ट है। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने घर से निकलना है, सर्च करना है। सर्च क्या करना है? शॉर्ट हैंड की कोचिंग कोई आपके घर से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको कोई एक कोचिंग सर्च करनी है ऑफलाइन शॉर्ट हैंड की। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं खुद घर से 32 किलोमीटर दूर शॉर्ट हैंड कोचिंग करने जाता था। डेली मुझे 1 घंटा लगता था बस से, 1 घंटा आने का, कभी कभी 1.5 लग जाता था, जाम मिल गया तो आपको भी सर्च करना है। 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको कोचिंग सेंटर ढूंढना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग ढूंढने की। आप गूगल पर सर्च करो, आपके एरिया के आसपास कहाँ है, क्या है, कितना है। गूगल पर सर्च करोगे तो आपको 1-2 कोचिंग मिलेगी, जाओ बात करो, ठीक है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि ऑफलाइन कोचिंग मिल जाए मुझे। अगला क्या है? ऑनलाइन में आपको 5 गुना मेहनत करनी होगी, लेकिन फिर भी शायद छोटी ना हो 100%। मतलब क्या? देखो, जो ऑफलाइन होता है वहाँ आपके टीचर सामने होते हैं आपके, तो आपका जो भी डाउट होता है, आउटलाइंस का कोई डाउट हुआ तो आप एकदम भूल लोगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड की हर एक लाइन हर एक आउटलाइन अपना एक डाउट है। कोई कैसा आउटलाइंस को बनाता है, कोई कैसा बनाता है। यदि आपका कुछ डाउट है तो आप एकदम सामने सर बैठे हैं, आप पूछ सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको ये दिमाग में डालना है कि मुझे कम से कम 5 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऑनलाइन, कम से कम बता रहा हूँ। यदि आप वहाँ 1 घंटा दोगे ऑफलाइन, तो यहाँ आपको कम से कम 5 घंटे देने होंगे, तब जाके कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर कोचिंग नहीं है तो फिर मजबूरी बन जाती है ऑनलाइन सीखने की। लेकिन फिर वही बात, 5 गुना हार्ड वर्क करना रहेगा, रेडी रहना। आप सर्च करो, ऑनलाइन के लिए बता रहा हूँ, यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, टेलीग्राम पर देखो, जहाँ आपका जितनी आप खोज कर सकते हो ऑनलाइन की अच्छी से अच्छी कोचिंग है वो ढूंढो। ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कोई पेज देखो एंड उसे शुरू कर दो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अब आपके पास लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं ऑनलाइन सीख लूँ, ठीक है ना। तो आपको ये ऑनलाइन सीखनी है, मजबूरी बन जाती है, बट ध्यान रखना कि 5 गुना मेहनत करनी होगी। फाइनल बताऊँ तो ऑफलाइन बेटर है, पूरी कोशिश करनी है ऑफलाइन मिल जाए, अदरवाइज फिर तो ऑनलाइन एक लास्ट ऑप्शन यही है। अगर आपको स्टेनोग्राफर बनना है तो आप सीखो, एटलीस्ट कुछ भी ना करने से कुछ करना तो बेटर है, इसलिए आपको कम से कम शुरुआत तो करनी है, आगे देखेंगे फिर कैसा करना है। अगला देखते हैं, नोटपैड पर लिखें या रजिस्टर पर लिखें। देखो, दिखाता हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा एक शॉर्ट हैंड का नोटपैड। ये हमारा शॉर्ट हैंड का नोटपैड, इस पर शॉर्ट हैंड दिखाता हूँ आपको, लिखो ये हमारा है शॉर्ट हैंड का नोटपैड। ये पूरी शॉर्ट हैंड लिखी हुई है, ये एक शॉर्ट हैंड का नोटपैड है, ठीक है। और एक वही नॉर्मल रजिस्टर जो आपको पता है रजिस्टर होता है वो होता है। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या फ़ायदा होते हैं एक नोटपैड लिखने के। नंबर 1, नोटपैड में जो 2 लाइनों की भी जगह होती है वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली जो एक नॉर्मल रजिस्टर होता है। जैसे यदि आप ये चीज़ देखो कि हमारा एक नोटपैड है, तो इसकी ये एक लाइन है, एक लाइन, इसकी जो ये लाइन का गैप होता है ये होता है ज़्यादा, ये नॉर्मल रजिस्टर से ज़्यादा होता है इसका गैप, जो शॉर्ट हैंड लिखने में सही होता है। दूसरा, एग्जाम में हमेशा नोटपैड ही मिलेगा, एग्जाम में हमेशा नोटपैड ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको रजिस्टर देंगे, एक जोड़ा निकाल के दे देंगे पेपर का, ऐसा नहीं होगा, आपको नोटपैड ही मिलेगा पूरा, ठीक। नोटपैड की चौड़ाई रजिस्टर की चौड़ाई से ज़्यादा होती है, कम होती है। चौड़ाई का मतलब क्या? ये चौड़ाई, ये जो आप देख रहे हो रजिस्टर तो बहुत बड़ा होता है, ये पूरे नीचे देखो ये रजिस्टर, ये वाला स्पाइरल रजिस्टर है, ठीक। तो आपकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, इसलिए आपको आउटलाइंस बनाने में एकदम यहाँ से यहाँ पर आ गया फिर यहाँ पर आ गया, वो नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ईजी होता है मामला, ठीक है। आप पेपर पलटना जानते हो, सीख जाते हो, ये एग्जाम में है ना, ये आपको पलटने वाली टेक्निक पता होनी चाहिए। आप 2 सेकंड बैठोगे तो आपकी आउटलाइन छूट जाएगी, इसलिए आपको ये भी सीखना चाहिए। और आप सीखोगे कैसे? जब आप नोटपैड पर ही प्रैक्टिस करोगे। अगला क्या है? आउटलाइंस एकदम परफेक्ट बनती है नोटपैड पर। जो शॉर्ट हैंड का नोटपैड होता है वो आउटलाइंस के लिए ही होता है, इसलिए उसमें एकदम परफेक्ट आउटलाइन बनती है 100%। फाइनली क्या निकला? अगर आप डिक्टेशन लिख रहे हो तो आपको यूज़ करना है नोटपैड। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो आउटलाइंस की, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आपको 40 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आपको ऐसे लिखने के लिए ये होता है प्रैक्टिस करना। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है रजिस्टर का, नॉर्मल रजिस्टर का, FO A2 जो भी आपको अच्छा लगे वो लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स ज़रूरी हैं। बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको वो बुक बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा 100% ज़रूरी है, उनके बिना तो काम का चलेगा नहीं। देखो, जितनी भी मैंने बुक्स लिख ली है सभी मैं जानता हूँ, और इन सभी की लगभग मैंने प्रैक्टिस की है। कौन सी है? ऋषि प्रणाली, रामधारी खंड 1, रामधारी खंड 2, मेवाड़ बुक, आनंद पत्रिका, निबंध संग्रह, निबंध सरोज, संपादकीय जो अखबार का होता है वो, ये सारी मैंने प्रैक्टिस की है रामधारी खंड 2 को छोड़कर। बट मैं जो बताता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले ऋषि प्रणाली करनी ही करनी है, रामधारी खंड 1 करनी ही करनी है। इसके बाद खंड 2 अगर आपके सरकार तक मैंने नहीं की थी, इसलिए मैं क्या नहीं कहता कि ज़रूरी है 100%, बट मैंने भी नहीं की थी, इसलिए आप कर सकते हो, समय तो कर लीजिए। आनंद पत्रिका कीजिए,
उसके बाद निबंध संग्रह, निबंध सरोज। संपादकीय के बाद तब करना चाहिए जब आपका एग्जाम पास में हो। जब मेरा एसएससी का एग्जाम था तो मैंने लगभग 1 महीने इसके लिए प्रैक्टिस की थी। अखबार के पीछे एक आर्टिकल आता था, उसको हम राइटिंग करते थे, उसका डिक्टेशन लिखते थे 80 की स्पीड पर। ऐसा आप कर सकते हो। मेवाड़ मैंने पूरी बुक की है, 100 पे की है ये मेवाड़ वाली बुक। ठीक है, ऑर्डर बता देता हूँ। पहला आपको 1 यानी ऋषि प्रणाली, 2 रामधारी खंडवन, फिर 3 आनंद पत्रिका, फिर ये इसके जो बुक है ना ये वाली है संग्रह सरोजी, आपको दोनों एक साथ लेके चलनी है 400 वर्ड्स के साथ। अब आप पूछोगे आपने इतनी सारी बुक्स कैसे कंप्लीट की इतने कम समय में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं डेली 3 से 4 मेटा करता था कोचिंग में। पूरे दिन कोचिंग में रहता था मैं उस समय, इसलिए मैंने सारी कर ली। मैं अप्रोक्स 3200 से 3500 वर्ड्स डेली प्रैक्टिस करता था शॉर्ट हैंड के, डेली। लगभग मैंने 10 से 12 घंटे होता था शॉर्ट हैंड का घर पे कोचिंग में टोटल मिलाकर, इसलिए मैंने इतनी सारी बुक्स कंप्लीट कर ली है। आइए अब जानते हैं कि डे थ्री में हम क्या क्या जानेंगे। शॉर्ट हैंड पेंसिल कैसे छीलते हैं, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट हैंड पेंसिल यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि शॉर्ट हैंड पेंसिल की छीलने का प्रोसेस क्या है। दूसरा, हाथों की क्या स्थिति होनी चाहिए। तीसरा, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए शॉर्ट हैंड लिखते हुए। चौथा, पेज को हम आगे 2 भागों में क्यों बांटते हैं। पाँचवा, अगर आखिर हम पेपर को फोल्ड क्यों करते हैं, कोने से फोल्ड करते हैं ना यहाँ से ये लिखने से पहले, तो हम क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं, तो अगली वीडियो को भी देखना ना भूलें।